नमस्कार। इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स पर। अभी अभी जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई है और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं। तो उन निर्णयों में कुछ शब्द आए हैं, ठीक है। हमें उन निर्णयों को ब्रीफ में नहीं देखना है, लेकिन जो शब्द उनके बीच में इस्तेमाल किए गए हैं, जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट, एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल, तो इन शब्दों के बारे में हम जानेंगे और जीएसटी के बारे में एक ब्रीफ हिस्ट्री लेंगे, ठीक है। और हम ये जानेंगे कि जीएसटी किस सिद्धांत पर काम करती है और कैसे फंक्शन करती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जीएसटी क्या होता है। इट इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी लेवल एंड डेस्टिनेशन बेस्ड, ठीक है। यहां पर तीन शब्द आए हैं, कॉम्प्रिहेंसिव, मल्टी लेवल और डेस्टिनेशन बेस्ड। इनडायरेक्ट टैक्स है। तो जीएसटी की जो संकल्पना आई थी वो आई थी अप्रत्यक्ष करों में सुधार को लेकर, क्योंकि पूरे देश में जो अप्रत्यक्ष कर की दरें थी वो अलग अलग थी। किसी राज्य में किसी वस्तु पर कुछ टैक्स लग रहा है और सेम वस्तु पर दूसरे राज्य में अलग दर पर टैक्स लग रहा है। तो इसमें एकरूपता लाने के लिए और सुधार करने के लिए जीएसटी को अपनाया गया था, ठीक है। तो जीएसटी में जो तीन मुख्य शब्द हैं वो है, पहले कि ये एक व्यापक कर है। व्यापक इसलिए है क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स हैं, लगभग सभी टैक्सेस को इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये आपका हो गया कॉम्प्रिहेंसिव। अब मल्टी लेवल का मतलब क्या हुआ? बहुस्तरीय। बहुस्तरीय का मतलब यह हुआ कि उत्पादन के प्रत्येक चरण पर कर लगता है, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा शब्द है, डेस्टिनेशन बेस्ड, यानी कि गंतव्य आधारित। गंतव्य आधारित का मतलब कि जो आउटपुट कॉस्ट है, जो प्रोडक्शन किया गया है और वो उत्पाद जितने मूल्य पर अंत में बेचा जा रहा है उस पर टैक्स लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि जीएसटी क्यों लाया गया। जीएसटी अप्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए लाया गया। यह एक व्यापक, बहुस्तरीय और गंतव्य आधारित कर है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं कि जीएसटी किस सिद्धांत पर काम करता है। तो जीएसटी वैट के सिद्धांत पर काम करता है, और वैट का अर्थ होता है वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। वैट कैसे काम करता है, देखिए इस एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं कि वैल्यू एडेड टैक्स क्या होता है, ठीक है। अब देखिए ये एक कंपनी है और ये कंपनी पेन बना रही है, और ये पेन जो है होलसेलर को ये बेच रही है। ये एक होलसेलर कंपनी है, ठीक है, या फिर होलसेलर, ये होलसेलर है, ठीक है। अब इस कंपनी ने जो अपना पेन बेचा है वो 20 रुपए का, ठीक है, और ये जो होलसेलर है इसने अपना पेन आगे दुकानदार को बेचा है 25 रुपए का। तो ये जो 20 रुपए है, ये 20 रुपए इस होलसेलर के लिए इनपुट कॉस्ट हो गई, ठीक है। और जो आउटपुट कॉस्ट क्या है, वो आउटपुट का कॉस्ट है 25 रुपए। अब जब ये होलसेलर टैक्स भरेगा तो इस पूरे 25 रुपए पर टैक्स देगा, और ये कंपनी जो पेन बना रही है ये पूरे 20 रुपए पे टैक्स देगी। अब ये 25 रुपए का, तो मैंने बताया कि वैट के सिद्धांत में क्या काम करता है कि वैट के सिद्धांत में जो आगत मूल्य है उस पे जो कर लगा होता है उसको वापस कर दिया जाता है। तो ये इसका आगत मूल्य कितना है, 20 रुपए। तो 20 रुपए पे जो टैक्स था वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में, इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में इसको वापस कर दिया जाएगा। अब यही पेन जब होलसेलर से रिटेलर के पास पहुंचा तो रिटेलर ने इसको 30 रुपए का आगे बेचा। तो रिटेलर का यहां पर आउटपुट कॉस्ट कितना हो गया, 30 रुपीज। तो रिटेलर को और रिटेलर को यहां टैक्स कितने पे देना पड़ेगा, 30 रुपीज पर उसका इनपुट कॉस्ट कितना है, 25 रुपीज। तो जो इनपुट कॉस्ट है उस पर जो उसने टैक्स यहां पूरे 30 रुपीज में मिलाकर दे दिया है, तो ये जो है इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर वैल्यू एडिशन पर टैक्स लग रहा है। देखिए
इसने 20 का बेचा, ठीक, और इसने 25 का बेचा। इसको इसने 25 रुपए पूरे पे टैक्स दिया, लेकिन 20 रुपए पे इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल गया। इसने जो एडिशनल वैल्यू एडिशन किया है वो सिर्फ 5 रुपए का किया है। तो यहां पर जो इसको फाइनली जो कर देना पड़ रहा है वो सिर्फ 5 रुपए पे देना पड़ रहा है। सेम यहां पर देखिए, इसके लिए इनपुट कॉस्ट है 25 रुपए इस रिटेलर के लिए, और इसने 25 रुपए का खरीद के 30 रुपए में बेचा, टैक्स उसने पूरे पर दिया है, लेकिन इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा 25 रुपए पर। तो इसको टैक्स फाइनली देना कितने रुपए पे पड़ा? 5 रुपए का, जो इसका रियल वैल्यू एडिशन है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट समझ में आ गया कि जो आगत का मूल्य है उस पर जो कर लगा होता है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में हमें वापस मिल जाता है। ये बात आपको समझ में आ गई। अब हम आगे देखते हैं कि जो हमारा जीएसटी काउंसिल है उसका कंपोजिशन क्या है। जीएसटी काउंसिल का कंपोजिशन में जो हमारे वित्त मंत्री हैं वो होते हैं, वित्त मंत्री हमारे चेयरमैन हो गए, केंद्रीय वित्त मंत्री, ठीक है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अब दूसरी जो पोजीशन होती है वो वाइस चेयरमैन की होती है या वाइस चेयरपर्सन की होती है। अभी तक पॉलिटिकल रीजन से वाइस चेयरपर्सन अभी तक जीएसटी काउंसिल में चुना ही नहीं गया जब से जीएसटी का गठन हुआ है। उसके पॉलिटिकल रीजन ये है कि जो वाइस चेयरमैन होगा वो राज्यों के जो मेंबर हैं उनमें से कोई एक होगा, और चूंकि हर राज्य में जो अलग अलग सत्ताधारी दल हैं तो उनमें एकमत नहीं हो पा रहा है, इसलिए जो है अभी तक वाइस चेयरमैन का चुनाव नहीं किया गया है, जिसकी मांग राज्यों के द्वारा लगातार जारी भी है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कब तक इसमें इलेक्शन होता है और कब ये जो है ना वाइस चेयरमैन या चेयरपर्सन की जो है पोस्ट को क्रिएट किया जाता है। फिर उसके बाद जो सचिव होता है जीएसटी काउंसिल का वो रेवेन्यू सेक्रेटरी होता है, केंद्रीय राजस्व सचिव। ये इसका जो है पदेन सचिव होता है जीएसटी काउंसिल का। ठीक है, इस चीज को याद रखिए। आपका जो वित्त मंत्री है वो चेयरपर्सन होगा, जो राज्यों के मेंबर होंगे उनमें से एक चुना जाएगा वाइस चेयरपर्सन। फिर जीएसटी काउंसिल का जो सचिव होगा वो सचिव होगा रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है, यानी कि राजस्व सचिव, और वो केंद्रीय राजस्व सचिव। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें यूनियन मिनिस्टर का ही जो है ना जो फाइनेंस या रेवेन्यू से संबंधित कोई राज्य मंत्री है केंद्र का ही, वो एक मेंबर होगा। फिर जो सभी राज्य हैं उनके जो है मेंबर होंगे, उनमें उनके वित्त मंत्री हो सकते हैं या किसी अन्य राजस्व मंत्री हो सकते हैं, या कोई भी मिनिस्टर राज्य से कोई भी इसका जो है प्रतिनिधित्व कर सकता है। तो वो जीएसटी काउंसिल में एक राज्य से एक शामिल होगा। फिर उसके बाद जो परमानेंट इनवाइटी हैं वो सीबीईसी के, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ठीक है, इसके जो चेयरमैन है वो इसके जो है ना परमानेंट इनवाइटी होते हैं। तो ये चीज समझ में आ गई। अब जीएसटी कंपोजिशन समझने के बाद जो इसमें वोटिंग राइट है, तो जो वोटिंग पावर है तो सेंटर के पास है 1/3 और स्टेट्स के पास है 2/3 ऑफ टोटल वोट। यानी कि जो राज्यों का जो वेटेज है वो 2/3 होगा और जो केंद्र का जो वेटेज है वो 1/3 होगा। ठीक है, ये संघीय व्यवस्था को बनाए रखने के लिए और राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए कि केंद्र की मनमानी न रहे और जो है सहकारी संघवाद काम करे, तो इसलिए जो है ना केंद्र का जो इसमें स्टेट जो वेटेज रखा गया है वोटिंग राइट में वो 1/3 रखा गया है, और जो स्टेट का रखा गया है ये 2/3 रखा गया है। ठीक है, अब उसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो वेरियस टैक्स स्लैब हैं जीएसटी के अंदर वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो जीएसटी के अंतर्गत 5 टैक्स स्लैब हैं। ठीक है, पहला जो है वो 0% से 0.25%। ठीक है, 0% का मतलब ये मत मानिएगा कि अगर किसी वस्तु पर 0% जीएसटी है तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वस्तु पर जीएसटी नहीं लग रहा है। उस वस्तु पर जीएसटी लग रहा है पर जीएसटी की दर 0% है। ठीक है, भविष्य में वो दर बढ़ाई जा सकती है। इसका मतलब ये समझिए कि वो वस्तु भी जीएसटी के दायरे में है। ठीक है, अब 0.25% जो रफ डायमंड है उन पर लगता है। रफ डायमंड पे इतना कम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक तो इनकी पॉलिशिंग और इनको तैयार करने में काफी खर्चा आता है, और दूसरा एक खुद ही बहुत कॉस्टली है। तो अगर इनके ऊपर ज्यादा जीएसटी लगा दिया जाएगा तो इनकी कॉस्ट और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर सेम जो हमारा दूसरी तरफ देखिए तो 3% है, तो वो हमारा गोल्ड और जो प्रीसियस स्टोन्स हैं इन पे लग रहा है। गोल्ड और प्रीसियस स्टोन्स के लिए भी यही रीजन है कि जो सोना है, सोना एक तो भारतीयों को सोना खरीदना बहुत पसंद है,
ठीक है, और उनके हर फंक्शन में सोने का महत्व है। अब सोने के ऊपर अगर जीएसटी ज्यादा हो जाएगा तो ये मतलब खरीदना उनके लिए टफ हो जाएगा। तो इस नजरिए से जो है ना, सोने पर और प्रीसियस स्टोन्स पर और ज्वेलरी पर 3% जीएसटी का रेट रखा गया है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्लैब है वो है 5% का, जो आवश्यक वस्तुएं हैं, ठीक है, भोजन जैसे या फिर कोई भी जो जीवन को जीने के लिए आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको 5% पे रखा गया है। फिर जो अगला है वो 12% से 18% के बीच में, ये आपकी अवशिष्ट वस्तुएं हैं, जो मतलब एक साधारण जरूरत की वस्तुएं हैं। एक आम इंसान को जो साधारण वस्तुएं जो जरूरत होती हैं जीवन यापन के लिए, एक जीवन को अच्छी गुणवत्तापूर्ण जीवन जीने के लिए, तो वो चीजें जो है ना 12% से 18% के बीच में रखी गई। और जो लास्ट स्लैब है वो है 28% का। 28% के स्लैब में जितनी भी विलासिता की वस्तुएं और नशे की वस्तुएं हैं उनको शामिल किया गया है। तो हमारे जीएसटी के स्लैब कितने हो गए? 5। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं। तो अभी हमने ये देख लिया कि जीएसटी क्या है और क्यों आया है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ये देख लिया कि इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है, ठीक है, और जीएसटी में जो ये वैट कैसे फंक्शन करता है, ठीक है। तो वैट के सिद्धांत पर, जीएसटी किस सिद्धांत पर आधारित है, अगर ये प्रश्न उठता है तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये वैट के सिद्धांत पर आधारित है। वैल्यू एडिशन पर टैक्स लगता है। देखिए, आप इस होलसेलर ने जितने रुपए की वैल्यू एडिट की उतने पर ही उसे टैक्स देना पड़ा, बाकी टैक्स उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में वापस मिल गया। सेम रिटेलर ने। अब आप बोलेंगे कि ये जो फैक्ट्री है, तो फैक्ट्री में जो 20 रुपए का है, तो इसका इनपुट क्या है? तो एक चीज को समझिए कि उत्पादन के प्रारंभिक चरण में जो भी रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है उसकी इनपुट कॉस्ट 0 मानी जाती है, ठीक है, इस चीज को रट लीजिए। तो इसका जो भी इनपुट कॉस्ट होगा उसको 0 माना जाएगा, ठीक है। और 0 के बाद फिर इसका जो आउटपुट कॉस्ट है 20 रुपए, इस पे जो है ना उसे टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हमने जीएसटी सीख लिया, इनपुट टैक्स क्रेडिट सीख लिया, कंपोजिशन जीएसटी का समझ लिया हमने, ठीक, और स्टेट और सेंटर का शेयर कितना है वो भी हमने समझ लिया है। अब उसके बाद हमने टैक्स स्लैब भी समझ लिए हैं। एक और शब्द जो इस्तेमाल किया गया है वो जीएसटी काउंसिल में, जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में, वो शब्द है एग्रीगेटर कंपनीज। अब ये एग्रीगेटर कंपनीज क्या होती हैं? इसको हम हिंदी में कहेंगे समूहक संस्थाएं, ठीक है, या समूहक कंपनियां। ये एग्रीगेटर जो कंपनीज होती हैं ये काम करती हैं एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल पर, ठीक है। ये मॉडल क्या होता है? इसके अंतर्गत जो अधिक मांग वाला अधिक मांग वाले असंगठित क्षेत्र को संगठित करने का काम करती हैं ये कंपनियां। तो एग्रीगेटर बिजनेस मॉडल क्या होता है कि जो अधिक मांग वाला असंगठित क्षेत्र है उसको एक संगठित स्वरूप प्रदान करता है, ठीक है। और इस मॉडल पर जो कंपनियां काम करती हैं उन्हें हम एग्रीगेटर कंपनीज कहते हैं। अब जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक बात यह रखी गई कि अब जो आप, जैसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि एग्रीगेटर कंपनीज और कौन सी हैं, उनका एग्जांपल समझ लेते हैं। तो वो कंपनीज कौन सी हैं? अब वो कंपनीज जैसे कौन सी हो गई आपकी? जोमेटो, स्विगी, ये कैसी कंपनी है? ये फूड एग्रीगेटर कंपनीज हैं, ठीक है। अब उसके बाद जैसे आपका ओयो, ओयो जो होटल की चेन है,
वो कौन सा है? वो होटल रूम एग्रीगेटर कंपनीज हैं। फिर उसके बाद आपका और क्या हो सकता है? ओला और उबर जो हम यूज करते हैं, ये कौन से हैं? ये कैब एग्रीगेटर कंपनीज हैं। ठीक है, तो ये सारी, अब देखिए जब हम खाना ऑर्डर करते थे, खाना ऐसा तो नहीं है कि जोमेटो या स्विगी के आने के बाद से हमने ऑर्डर करना शुरू किया है, खाना पहले भी सप्लाई होता था। तो ये क्या है कि ये एक असंगठित स्तर पर काम चल रहा था, और लेकिन ये हो बड़े पैमाने पर आता है, इसकी बहुत डिमांड थी। ठीक है, तो अभी इन्होंने स्विगी और जोमेटो कंपनीज ने क्या किया कि इसको एक संगठित स्वरूप प्रदान कर दिया। सेम वही, पहले भी होटल बुक होते थे, लेकिन अब ओयो ने उसको और संगठित रूप प्रदान कर दिया है। फिर उसके बाद ओला और उबर, पहले भी गाड़ियां बुक करके लोग जाते थे, अब ओला और उबर ने इसको और संगठित स्वरूप प्रदान कर दिया है। अब अगर इन सारी चीजों को अगर देखो तो ये इनमें दो चीजें कॉमन मिल रही हैं। एक तो ये असंगठित है, और इसमें मांग बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो इनको जो है ना संगठित स्वरूप प्रदान करने वाली एग्रीगेटर कंपनीज होती हैं। ठीक है, ये एक तरीके से मध्यस्थ कंपनियां हैं। ठीक है, अब जब जो हम बात कर रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक निर्णय यह लिया गया कि जो हम खाना ऑर्डर करते हैं तो इसमें जो इन्वॉल्व है एग्रीगेटर कंपनीज, अब इनको 5% जो है ना टैक्स भरना पड़ेगा। अब पहले क्या होता था, पहले जो रेस्टोरेंट होते थे, पहले रेस्टोरेंट टैक्स देते थे, ये कंपनियां नहीं देती थी। ठीक है, अब इन कंपनियों को टैक्स देना पड़ेगा। अब इससे फायदा क्या होगा, या इससे गवर्नमेंट को क्या फायदा हुआ? देखिए, पहले जो टैक्स देती थी वो सिर्फ रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट देते थे। अब क्या है, और अगर वो जैसे मान लीजिए आपने कोई खाना ऑर्डर किया, अगर वो किसी रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट से लेकर कोई डिलीवरी बॉय लेकर आ रहा है तो वहां पर तो 5% आपका जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर वो मान लीजिए किसी छोटे रेस्टोरेंट से या जो रजिस्टर्ड नहीं है, अगर उससे लेकर आ रहा है तो उसमें आपको जीएसटी नहीं देना पड़ रहा है। ठीक है, अब ये लायबिलिटी जब एग्रीगेटर कंपनीज पे डाल दी तो एग्रीगेटर कंपनीज को ये चीज पता है कि भाई हमें इसका जो है ना जीएसटी भरना पड़ेगा, तो वो क्या है, वो सभी से 5% जीएसटी वसूल करेंगे। तो इससे हुआ क्या, इससे जो कर आधार है, कर आधार जिसको हम टैक्स बेस कहते हैं, टैक्स बेस में वृद्धि हुई। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने एग्रीगेटर कंपनीज के ऊपर इस बर्डन को डालकर अपने कर आधार में वृद्धि कर ली। इसी तरह उन्होंने जो ओला और उबर हैं, इनमें जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर की जो डिमांड है, उनमें उनके लिए भी जो है ना 5% जीएसटी का प्रोविजन कर दिया है। तो इससे भी टैक्स बेस बढ़ रहा है, टैक्स आधार बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये चीज तो मैंने बस आपको ये समझाने के लिए कि टैक्स आधार कैसे गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, ये चीज बता दी। बाकी गवर्नमेंट ने क्या बढ़ाया है, अब चप्पल जूते महंगे हो गए तो इन सब चीजों को आपको देखने की जरूरत नहीं थी। मेन आपको जो देखने की जरूरत थी कि उसमें इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात की गई थी, एग्रीगेटर कंपनीज की बात की गई थी, फिर जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई है तो हमें पता होना चाहिए कि जीएसटी काउंसिल है क्या। ठीक है, जीएसटी क्या है, जीएसटी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए थी, जो हमने आज पता कर ली। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़ते रहिए। स्टडी वेल।